अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सियासी सूरत हाल में अचानक बड़ी तब्दीली आती दिखाई दे रही है। ऑपोजिशन एक बार फिर से हुकूमत के खात्मे और तब्दीली की बातें करने लगी है, मगर नए इलेक्शन की सूरत में नहीं, बल्कि इन हाउस तब्दीली की सूरत में। वो नून लीग जो मुसलसल इस बात पर इसरार कर रही थी कि नए इलेक्शन कराए जाएं, वो अब इन हाउस तब्दीली की बात कर रही है। यह कहा जा रहा है कि इन हाउस तब्दीली जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। बल्कि पीपल्स पार्टी का तो दावा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक कानून साजी से पहले ही वजीर आजम की तब्दीली हो जाएगी। मगर ये अचानक हुआ क्या है? नए इंतखाबात का मुतालबा करने वाली नून लीग अब इन हाउस तब्दीली की बातें कर रही है। ये नून लीग के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली आई है। आज मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ से जब इन हाउस तब्दीली के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान से जितनी जल्दी जान छुड़ा ली जाए उतना बेहतर है। क्योंकि आप अपोजिशन लीडर हैं, कोई in-house change is purely constitutional legal forward और जितनी जल्दी in-house change लाई जाए और इमरान खान ने जो कि एक बोझ बन चुका है पूरी कौम के ऊपर, तमाम 22 करोड़ आवाम के ऊपर ये बोझ बन चुका है, उससे जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए। इसमें यकीन कर लें कि मेरी कोई ज़ात की बात नहीं है, आई एम टॉकिंग ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, वो उतना बेहतर होगा। शहबाज शरीफ समझते हैं कि तब्दीली जितनी जल्दी आए बेहतर है, मगर बिलावल भुट्टो ने तो दावा किया है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक आईनी तरमीम से पहले ही वजीर आजम तब्दील हो जाएगा। क्या समझते हैं कि इलेक्शन पहले होंगे नए या आईनी तरमीम पहले होगी? बड़ा आपका सही सवाल है। इसलिए जिस तरीके से हमारा वज़ीर आज़म चल रहा है, मैं समझता हूँ कि पहला हमारा नया वज़ीर आज़म होगा, फिर काफ़ी आईनी तरमीम आएगी। ऑपोजिशन के दावे अपनी जगह, मगर ये अचानक हुआ क्या है? अचानक से मुतालबे में तब्दीली और फिर एतमाद भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ऑपोजिशन इससे पहले एक इन हाउस तब्दीली की कोशिश कर चुकी है। सेनेट में जहां ऑपोजिशन की अक्सरियत है, वहां ऑपोजिशन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई, मगर कामयाब नहीं हो सकी। अब कौमी असम्बली में इन हाउस तब्दीली की बात की जा रही है। हालांकि ऑपोजिशन के पास अक्सरियत नहीं है, तो अक्सरियत के बावजूद जो काम नहीं कर सके वो बगैर अक्सरियत के कैसे करेंगे? साथ ही एक और बड़ी पेशरफ्त ये भी सामने आई कि शहबाज शरीफ ने सीनियर रहनुमाओं को हंगामी तौर पर लंदन तलब कर लिया है। जियो न्यूज़ के जराये के मुताबिक ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल, अयाज सादिक, राना तनवीर और मरियम औरंगजेब कल लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से वहां पर मुशावरत करेंगे। आर्मी चीफ की तकर्री से मुताल्लिक कानून साजी पर मुशावरत की जाएगी। साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री के बारे में भी मुशावरत होगी। जराये के मुताबिक मुल्क की सूरत हाल और नैब की कार्रवाइयों पर भी लाए अमल तय किया जाएगा। अब अहम बात यह है कि मरियम नवाज एक माह से जमानत पर रिहा हैं, मगर वो खामोश हैं। उनके बयानात सामने नहीं आ रहे हैं। वो ट्विटर पर भी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, ना सियासत पर बात कर रही हैं, ना अपने वालिद साहब की सेहत के हवाले से बात कर रही हैं। रिहा हो गई हैं जमानत पर, मगर उसके बावजूद लाहौर में हैं और खामोश हैं। साथ ही अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक बार फिर से कहा कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में भी यह गठजोड़ दिखाई दिया। शहबाज शरीफ समझते हैं कि नैब की कार्रवाइयों के पीछे हुकूमत है। इस हवाले से वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा भी अहम है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ आइंदा हफ्ते में 4-5 नए केसेस शुरू हो जाएंगे। जो इन्वेस्टिगेशंस इस वक्त हो रही हैं, जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी जो केसेस हैं, वो फ्रैंकली हमारी हुकूमत को तो एक भी नहीं बना हुआ जिसमें सजाएं हुई हैं मरियम बीबी को, नवाज शरीफ साहब को। ये इनकी अपनी हुकूमत में बने। इन्वेस्टिगेशन के अगर सारे लोग देखें, जावेद इकबाल साहब से लेकर नीचे तक तमाम लोग इनके अपने लगाए हुए हैं। हमने तो एक चपड़ासी भी अपॉइंट नहीं किया नैब में। इसी तरीके से जो आपके बाकी सारी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी, उनके सरबराहान सब लोग जो हैं वो भी इनके अपने लगाए हुए थे। इलेक्शन कमिश्नर भी इनके अपने लगाए हुए थे। कोई भी ओहदा जो है वो ऐसा नहीं था जो हमने लगाया हो। हमारे केस तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से शुरू होने हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो पहले अभी आना है 5-6 केस आने हैं, वो तो अगले हफ्ते से शुरू होने हैं। अभी तो ये पिछले केस भुगत रहे हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत की इन हाउस तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। फवाद चौधरी और नए केसेस खुलने का इशारा दे रहे हैं। हुकूमत की तनकीद मरियम नवाज पर कम है, मरियम नवाज की तनकीद हुकूमत पर नहीं है। गुज़िश्ता रोज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें 15 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई, जिनमें शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी इंक्वायरी शामिल है। किस केस में इंक्वायरी होगी अभी वाजे नहीं है। साथ ही गुज़िश्ता रोज नैब ने गैर रिवायती तौर पर अचानक शहबाज शरीफ और उनके खिलाफ
23 जायदादें उनकी जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदनी से जायद असासों के केसेस हैं। इन मुल्जिमान पर करप्शन के इल्जामात हैं। तहकीकात के दौरान हासिल किए गए सबूत ये यकीन करने के लिए माकूल हैं कि मुल्जिमान मज़कूरा जुराइम करने के मुर्तकिब हुए, यानी रेफरेंस दायर करने से पहले ही ये माकूल वजह समझी उन्होंने और जो असासे हैं वो मुंजमद करने की बात हो गई। ये सारा का सारा मामला क्या हो रहा है? सीनियर साहब तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, ये अचानक लाइन की तब्दीली, पहले कहते थे नए इलेक्शन ही हल है। हमने अगर कभी पूछा भी नून लीग से कि क्या आप इन हाउस का सोच रहे हैं, जो अपोजिशन इतने इजलास करती है, उन्होंने कहा नहीं, इन हाउस तब्दीली हल नहीं है, नए इलेक्शन हल है। अब शहबाज शरीफ इन हाउस तब्दीली का इशारा दे रहे हैं। साथ ही शहबाज शरीफ के खिलाफ नए नए केसेस भी खुल रहे हैं, उनके असासे भी मुंजमद हो रहे हैं। फवाद चौधरी नए केसेस खुलने का इशारा दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए, अपोजिशन जो है वो इस पर कंफ्यूज नज़र आती है। अपोजिशन की कुछ पार्टियां जो हैं वो अभी तक कह रही हैं जी कि हर सूरत में नया इलेक्शन होना चाहिए। जब हम उनसे पूछा जाता है कि नया इलेक्शन कैसे होगा तो उनके पास कोई तरीकाकार नहीं है। लिहाजा अब जो ये तहरीक अदम एतमाद की बातें शुरू हुई हैं तो मेरा ख्याल है कि इसमें अपोजिशन का कोई काम कम नज़र आता है। इसमें जो हुकूमत और उसके जो इत्तेहादी हैं उनके दरमियान जो इस वक्त बेचैनी है उसकी वजह से ये बात ज़्यादा चल निकली है। क्योंकि जो हुकूमत के कुछ इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर जो कुछ अहम लोग हैं वो हुकूमत से हमें खुश नज़र नहीं आते। तो अपोजिशन इसको सिर्फ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। अब देखें ना कि अगर इस वक्त पाकिस्तान की आप सूरत हाल को देखें, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को वक्त दिया हुआ है कि आपने 6 महीने में ये सारा काम तय करना है और हुकूमत कह रही है कि हम इससे पहले कर देंगे। तो इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। हुकूमत की जो अपनी सफ़े हैं उसमें बड़ी बेचैनी पाई जाती है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको इस्लामाबाद में होना चाहिए, लेकिन वो इस वक्त लंदन में बैठे हैं। तो ठीक है, उनके भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बीमार हैं, लेकिन अब उनकी पूरी फैमिली उनके साथ है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बजाय कि खुद पाकिस्तान वापस आएँ और यहाँ पर वो अपने लोगों के साथ बातचीत करें, और जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही हैं, उस सिलसिले में बराह रास्त अपने साथियों के साथ, बाकी जमातों के साथ वो राब्ते करें। वो अपनी पार्टी के लोगों को वो लंदन बुला रहे हैं। तो जब ये यहाँ से उठ के लंदन चले जाएंगे तो आप खुद सोचें ना फिर यहाँ पे मामला कैसे होगा। तो या मुझे लगता यह है कि बिल्कुल इस वक्त हुकूमत की अपनी पार्टी और उसके इत्तेहादियों की जो सफ़े हैं उसमें काफ़ी बेचैनी है और बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही हैं। लेकिन कुछ मामलात पे मुझे अपोजिशन जो है वो इकट्ठी नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पे जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, वो बहुत कंफ्यूज नज़र आ रही है, उसकी कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। और अब अगर ये सारे मामलात जो हैं लंदन में बैठ कर तय करेंगे तो मेरा ख्याल है इसका फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को। और ये शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अचानक नैब इतना एक्टिव हुआ है, उनकी जायदादें रेफरेंस से पहले मुंजमद कर देना, नई इंक्वायरीज की बात करना, फिर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं 4-5 नए केसेस उनके खिलाफ खुलने वाले हैं। ये शहबाज शरीफ का एक्टिव होना, अपने आप को मुतबादिल के तौर पर पेश करना और उसके बाद हुकूमत का रद्द अमल है आपके ख्याल में जो इतनी तेजी आई है शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाइयों में? देखें, आपको याद होगा कि जो एक फजलुर रहमान साहब ने कुछ दिन का धरना दिया था इस्लामाबाद में, तो उस पर सिर्फ एक दिन के लिए शहबाज शरीफ साहब आए थे, 1-1.5 घंटे के लिए। तो वहाँ पे जो उन्होंने तकरीर की थी उस तकरीर से ये तासुर मिला था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दरअसल मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म के तौर पे एक तकरीर कर रहे हैं कि मुझे अगर 6 महीने दे दिए जाएं तो मैं ये सारे मसले हल कर दूंगा। तो उसके लिए सूरत हाल जो है वो खुद ब खुद साजगार हो रही है। उसमें अपोजिशन का कोई किरदार नहीं है, उसमें हुकूमत की अपनी गलतियाँ हैं। और अब अगर नैब जो है वो अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर रही है तो शायद उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त थी नैब ही ने दी थी उनके और फवाद हसन फवाद के खिलाफ, वो नैब ने वापस ले लिया है। तो क्योंकि नैब के जो वादा माफ गवाह थे उन पहले 4 थे, फिर वो 2 रह गए, 2 उसमें से जो है वो मुनहरिफ हो गए। तो ये शायद नैब जो है वो अपनी खिफत मिटाने के लिए उनके खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ कर रही है। लेकिन देखें, जो सेहत का मामला है नवाज शरीफ साहब का वो यकीनन बहुत अहम है, लेकिन एक मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान की सियासत में भी तो एक किरदार है ना। तो शहबाज शरीफ साहब पहले ना सिर्फ अपोजिशन लीडर बने, फिर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी बन गए।
अब उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो राना तनवीर साहब को दे दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में उन्हें अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो भी अपने किसी दूसरे साथी को देना पड़े, क्योंकि इस तरह फिर अपोजिशन होगी नहीं कि अगर आप लंदन में बैठे रहेंगे और तमाम फैसले करने के लिए आप मुशावरत भी लंदन में करेंगे अपने साथियों को, तो फिर उसका तो फायदा मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को होगा। यकीनन इस वक्त इस्लामाबाद में काफ़ी खलबली मची हुई है और बहुत जोड़ तोड़ हो रहा है, लेकिन जो बड़ी अपोजिशन पार्टी है उसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में नहीं हैं और वो अपने साथियों को लंदन बुला के इमरान खान को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर वो लंदन में बैठे रहेंगे तो इमरान खान साहब से ज़्यादा खुश और कोई दूसरा नहीं होगा। मगर हामिद मीर साहब, पाकिस्तान में भी एक मुतबादिल खुद नून लीग के अंदर शहबाज शरीफ का एक नज़र आ रहा था और पार्टी को बयानिए की हद तक वो चैलेंज किया करती थी। ज़मानत पर रिहा हैं मगर खामोश हैं, ट्विटर पर भी खामोश हैं, घर पर बैठी हैं लाहौर में मरीम नवाज साहिबा। ये क्या वो वेट एंड सी की अप्रोच अपनाए हुए हैं या वो अब इस बात को तस्लीम कर गई हैं कि पार्टी के अंदर अगर नवाज शरीफ का बात कोई है तो वो शहबाज शरीफ साहब ही हैं और वही मामलात को आगे लेकर चलेंगे, जिसके साथ भी मामलात करने हैं वो शहबाज शरीफ ही करेंगे, वो नहीं करेंगे? सूरत हाल तो कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा भी खामोश हैं, वो इस्लामाबाद में नहीं है, वो लाहौर में बैठी हैं लेकिन जो उनका बयानिया था वो बयानिया खामोश हो चुका है। उनके बयानिए को जो लोग मीडिया में रिप्रेजेंट करते थे उनका भी मौक़िफ़ बदल चुका है और उनके जो बहुत से जो करीबी लोग हैं, जो जिनके पास पार्टी के बहुत अहम ओहदे हैं, उनकी बड़ी पुरस्कार सरगर्मी है। उनकी कुछ समझ नहीं आती कि वो दोपहर के वक्त कोई बात करते हैं, शाम को कोई और बात कर रहे होते हैं, मीडिया पर कोई और बात कर रहे होते हैं और बिल्कुल एक कन्फ्यूजन नज़र आती है। और आप देखें बहुत से मामलात हैं उस पर न सिर्फ मुस्लिम लीग नून खामोश है बल्कि पीपल्स पार्टी और जो दीगर अपोजिशन की पार्टियां वो भी खामोश हैं। आप देखें परवेज मुशर्रफ साहब का मामला है, ये सिर्फ इसको मीडिया ने उठाया हुआ है, मीडिया पे ये मामला डिस्कस होता है। अपोजिशन पार्टियों ने एक पुरस्कार किस्म की खामोशी इख्तियार की हुई है और अब तो ये अपोजिशन पार्टियां जो हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला बहुत ही एक खूबसूरत तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट में ले गई हैं और इनका कहना है कि जी जो आइन का आर्टिकल 213 है उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला जो बयान किया गया है तो उसमें कुछ खामियां रह गई हैं, यानी कि दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम में खामियां रह गई हैं, क्योंकि ये 213 में जो पूरा तरीकाकार वज़ा किया गया ये 18वीं तरमीम के जरिए आया था। तो बहुत खूबसूरत तरीके से अपोजिशन जो है ये मामला भी अदालत में ले गई है और इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम में कुछ खामियां हैं। कुछ लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि वो जो 18वीं तरमीम के हवाले से कहते थे वो बिल्कुल ठीक कहते थे। तो ऐसा लगता है कि अपोजिशन जो है वो एक बहुत बड़ा एक कंप्रोमाइज़ करने जा रही है बहुत से मामलात पर और उसी में बहुत सी बाकी जो अहम चीज़ें वो भी तय हो जाएंगी। लेकिन ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि अगर इतना बड़ा कंप्रोमाइज़ करेगी अपोजिशन तो ना तो उसके अंदर इत्तेहाद कायम रहेगा और ना ही ऐसे मामलात के बाद अपोजिशन जो है वो ये कह सकेगी कि वो दरअसल पाकिस्तान में अपोजिशन कर रही है। वो तो ऐसा लगता है कि अगर ये मामलात भी उन्होंने अगर कंप्रोमाइज़ के जरिए तय करने हैं तो फिर वो तो इमरान खान साहब की बी टीम बन जाएंगे ना। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, इन हाउस तब्दीली की अचानक शहबाज शरीफ साहब ने बात कर दी, हालांकि नून लीग कहती थी नए इंतखाबात हल हैं, फिर साथ में आप सबको बुला लिया है लंदन इजलास के लिए, ये अचानक क्या हो रहा है? मैं शाहजेब अभी मीर साहब को सुन रहा था, आपके प्रोग्राम में वो बोल रहे थे अब इतनी मुस्तनद जो है आवाज़ के बाद जो है मेरे जैसा एक छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर क्या आपको ओपिनियन देगा। मैं तो खुद मीर साहब से पूछता हूँ कि क्या हो रहा है और मीर साहब से फिर जो है वो मुस्तफीद होते हैं हम उनके इंफॉर्मेशन से, उनकी राय से। तो मैं अभी बड़ी गौर से सुन रहा था जो मीर साहब जो लाइट फेंक रहे थे मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है। तो मैं पहले जो है जो उन्होंने जो आखिरी बात कही है ना सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, वो उसको मैं कतई तौर पे जो है ना जसारत करूंगा कि वो बात दुरुस्त नहीं है।
जो सुप्रीम कोर्ट में JUI और PMLN के साइंस के साथ जो हुई थी, वो बात जो है मेरा ख्याल है कि जो किसी और इंटेंट के साथ वो फाइल की गई थी, जो मैं टीवी पे नहीं बता सकता, लेकिन जो मीर साहब कह रहे हैं वो इंटेंट नहीं थी, कतई तौर पे वो इंटेंट नहीं थी कि हम 18वीं तरमीम को दोबारा खोलने चाहते हैं। वो काम जो है कतई तौर पे हमारे ज़हन में दूर दूर तक कोई इसका कोई इम्कानात या कोई इरादे इस किस्म के बिल्कुल कतई तौर पे नहीं है। मैं चाहता था कि ये ऑन रिकॉर्ड जो है मैं मीर साहब की तस्हीह करने की जो है वो जिसारत करूं कि वो उनका जो एनालिसिस था इसके ऊपर वो ठीक नहीं था। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो 18वीं तरमीम के तहत जो है इसमें ECP में जो है के जो रूल्स हैं, जो कानून हैं, उनमें तब्दीली लाई गई। उसके ऊपर रिजर्वेशन हो सकती हैं, मेरी भी हो सकती हैं उनके ऊपर रिजर्वेशन। मसलन उनमें दो बंदों का जो कोरम है, मैं समझता हूँ कि 2 बंदों का कोरम इतने इम्पोर्टेंट उसके ऊपर उस पे इंस्टीट्यूशन में जो है वो साथ नहीं में होना चाहिए। लंदन का भी बता दें, आप लोग लंदन जा रहे हैं, इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही है, सेनेट का चेयरमैन आप लोगों से अक्सरियत के बावजूद नहीं हटा और शहबाज शरीफ साहब इन हाउस तब्दीली की बातें कर रही हैं अक्सरियत ना होने के बावजूद। नहीं, वो बात आपकी सही है, दैट वाज आवर अटर फेलियर कि हमने जो है चेयरमैन सेनेट को जाती तौर पे मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ टीवी पे, मैं इस हक में नहीं था, लेकिन हमारी अपोजिशन की सफ़ों में ये इसरार किया गया कि जी ज़रूर लाना चाहिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़। जो मेरी राय थी, जो मैंने पब्लिकली एक्सप्रेस की मीटिंग्स के अंदर, वो इस हक में नहीं थी, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कोई इस किस्म का अपसेट कोई ना कोई होगा। इट वॉज सो अर्ली इन ए टर्म, हुकूमत की किसी टर्म में इतना अपसेट जो है अफोर्ड नहीं किया जा सकता, और वही हुआ जो हुआ। और बहरहाल वो एक किस्सा परिणाम हो चुका है, उससे कोई हमें सबक जो है वो हासिल करने चाहिए। और सियासत में जो है जो गलतियों से सबक हासिल नहीं करते, एंड दे आर बाउंड टू रिपीट दोज मिस्टेक्स एंड दे आर बाउंड टू गेट अब गिरा लेंगे। अब किस चीज का कॉन्फिडेंस अब आप हैं इस बात के हक में कि हाउस तब्दीली लाई जाए? देखें, मैंने जो आप जिस तरफ रेफर कर रहे हैं ना, मैंने वो बात सुनी नहीं है। मुझे आपसे मालूम हो रहा है कि मियां साहब ने कोई इस किस्म की बात की है अपनी प्रेस। उन्होंने कहा जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए, ना हाउस तब्दीली का सवाल हो तो उन्होंने कहा बिल्कुल है, जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए उतनी ज्यादा अच्छा है। पूछूंगा मैं उनसे जाके लाजमी तौर पे, कल मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ परवेज रशीद साहब हैं, मरियम औरंगजेब हैं, सरदार अयाज साहब हैं, चौधरी आसन इकबाल हैं और राना तनवीर साहब हैं। ये कोई 1-2 दिन से नहीं, बल्कि ये हमें बुलाया गया था आज से कुछ 4 रोज कबल। और लेकिन जब सेशन बुला लिया गया तो हमने रिक्वेस्ट की शहबाज साहब को कि आपने जो भी मुशावरत करनी है कम से कम 1 या 2 दिन सेशन हो लेने दें, ताकि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो अनफोल्ड हो रही हैं उसके मुतल्लिक हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो, ताकि हम आपके साथ आके शेयर करके आपसे इंस्ट्रक्शंस ले सकें। दिस इज एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात हुई। ये जो आज की डेवलपमेंट है या कल की डेवलपमेंट है, ये उस पर मीटिंग नहीं बुलाई गई। ये मीटिंग जनरली जो मुख्तलिफ हालात जो जा रहे हैं और खुसूसन जो लेजिस्लेशन आ रही है आने वाले, यानी कि ख्वाजा साहब कोई राब्ता अपोजिशन का भी नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इंदिया दिया कि आर्मी चीफ के हवाले से जो उनकी तौसी के मामले पर लेजिस्लेशन है उससे पहले वजीर आजम बदल जाएगा, तो ऐसे कुछ हुआ नहीं है, बस मीडिया पर स्टेटमेंट्स ही हैं बिलावल भुट्टो के। देखिए, मैं ये सारे लोग मेरे लिए मोहतरम हैं, मैं उनकी कमेंट करूंगा, अपनी राय की इजहार की अगर कोई जुर्रत करूंगा और इख्तिलाफ की जुर्रत करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा वो इसके ऊपर टीवी के ऊपर जो है मैं कोई ऐसी बात करूं। आपने ये कह के जुर्रत तो कर ली आपने ये बोल दिया, इसका मतलब है आपने इख्तिलाफ कर लिया।
नहीं देखें, मेरा ख्याल है कि ये बातें जो है ये लेट वील क्रॉस दीज ऑल दीज स्पेशली दिस ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। ख्वाजा साहब, क्या हुकूमत के इत्तेहादियों से आपका राब्ता हुआ है इस हवाले से? देखें, मैं हुकूमत के इत्तेहादियों से हमारा राब्ता था जब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया था डिप्टी स्पीकर के साथ, लेकिन उसका जो कॉज था वो रिमूव हो गया और इट वाज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के 12 जो है लेजिस्लेशन जो है हुकूमत ने वापस ली हैं और री लेजिस्लेट हो रही हैं वो। तो ये हुकूमत के इत्तेहादी जो है ना वो खुश नहीं है हुकूमत से, मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। और आपने पिछले दिनों में उनकी बयानात भी देखे होंगे, उनके बयानात से भी आपको नज़र आया होगा कि जो तमाम जो इस किस्म की जो बातें नज़र आ रही हैं, जो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, ये ब्रवाडो जो कर रहे हैं वो लोग, एक्सप्रेस जो है वो इट्स ये बस सामने सामने ही है, पीछे तो मामला हिले हुए हैं। तो इस सूरत हाल में हम लंदन जो है जा रहे हैं, तो 2 रोज़ में हमने वापस आ जाना है। तो आप मंडे को मेरे साथ प्रोग्राम कर लीजिएगा, मैं फिर आपको जो है लेटेस्ट रिपोर्ट जो है आपके प्रोग्राम पे इंशाल्लाह ताला पेश कर दूंगा कि लंदन में क्या हुआ है। लेकिन ये बातें जो आपने बिलावल साहब के हवाले से की है या मियां साहब के हवाले से की है, ये मैंने नहीं सुनी और मैं समझता हूं। जी बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो लंदन जा रहे हैं कल दूसरे रहनुमाओं के साथ। 2 दिन का ये ट्रिप है, वो कह रहे हैं पहले से डिसाइड हुआ था। अब जो खबरें हैं वो बहरहाल इस्लामाबाद में गर्म है कि अपोजिशन एक्टिव हो रही है, मगर इत्तेहादी जितने भी नाखुश हों, इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं थी हुकूमत के इत्तेहादियों को सेनेट चेयरमैन हटाने के लिए, मगर उसका क्या नतीजा निकला ये सबको पता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, तो हम खबरों पर बात करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म के मुताबिक साबिक सदर के जाती मुआलिज भी मेडिकल बोर्ड का हिस्सा होंगे। आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता रोज मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस और पाकलेन केसेस में अपने वकील फारूक एच नाइक के जरिए तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत दायर की थी और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि उन्हें दिल की बीमारी है और 3 स्टंट भी डाले जा चुके हैं। उन्हें शुगर का मर्ज भी लाहक है और शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए मुस्तकिल तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है, लिहाजा उनकी जमानत मंजूर की जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक से इस्तफसार किया कि क्या आसिफ जरदारी के लिए कोई मेडिकल बोर्ड बना, अगर बना है तो उसकी कोई ताज़ा रिपोर्ट है, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि आसिफ जरदारी को दिल का अर्जा लाहक है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पिम्स अस्पताल को कह देते हैं वो मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर रिपोर्ट जमा कराएं। वकील फारूक एच नाइक ने अदालत से इस्तदा की कि आसिफ जरदारी के जाती मुआलिज को भी बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली और पिम्स इंतजामिया को हिदायत दी कि वो मेडिकल बोर्ड तश्कील दे और मेडिकल बोर्ड आसिफ जरदारी की नई रिपोर्ट आइंदा समाअत से पहले पेश करे। केस की आइंदा समाअत अब 11 दिसंबर को होगी। आसिफ जरदारी को 10 जून को गिरफ्तार किया गया था। वो अडियाला जेल में कैद थे और जेल में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें 22 अक्टूबर को इलाज के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था और 42 दिन हो गए हैं वो अब भी अस्पताल में हैं। और आसिफ जरदारी का केस इसलिए दिलचस्प है कि जो मुख्तलिफ हुकूमती वजीर हैं वो खुद ये कहते हैं कि अगर तबीयत ख़राब होने की वजह से नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया है तो वो आसिफ जरदारी को भी दिया जाना चाहिए। बहुत सारे हुकूमती वज़रा बाकायदा तौर पर मीडिया पर यह मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। जरदारी साहब को रिलीफ मिलने के हवाले से वो इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते। शेख रशीद साहब उनमें बाकायदा तौर पर शामिल हैं जो बारहा ये बात कर चुके हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक और आईनी बहरान खड़ा होता नजर आ रहा है। इस बार यह बहरान इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के मामले पर उठ रहा है, जिनकी तैनाती ना होने से 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन अमलन गैर फाल हो जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अहम तकर्रियों पर इत्तफाक राय नहीं हो सका है। ये अहम मामला भी अब अदालतों में चला गया है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्री ना होने पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री का मामला हल करने के लिए दी गई डेडलाइन भी कल खत्म हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को अरकान की तकर्री का मामला हल कराने की हिदायत की थी और 5 दिसंबर को पेशरफ से आगाह करने का कहा था।
मगर अदालत में जवाब जमा कराने के हवाले से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मोहलत ली जाएगी और अपोजिशन का भी यही मुतालबा है। सर जवाब तो जमा कराना ना कल सर हाई कोर्ट में। कल हम तो टाइम ले रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, हाई कोर्ट से कितने दिन के टाइम लगेगा? जितने हाई कोर्ट ने दे दी हम टाइम कोशिश करेंगे, हफ्ता 10 दिन का ले लें। अपोजिशन की डिमांड भी है। आज इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकरीरी पर वफाकी वजीर शेरी मजारी की ज़ेर सदारत होने वाला पार्लिमानी कमेटी का इजलास दूसरे दिन भी बेनतीजा रहा और जराये के मुताबिक अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के दोनों मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक साथ तकर्रुर करने का मुतालबा किया। अपोजिशन अरकान का कहना था कि हुकूमत चाहती है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान का तकर्रुर कर दिया जाए ताकि 4 मेंबर होने पर उनमें से सबसे सीनियर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए। मगर अपोजिशन ने इसकी मुखालफत करते हुए आइंदा हफ्ते तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों अरकान की एक साथ तकर्रुरी का मुतालबा किया है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेरी मजारी का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला भी आने वाला है, इसलिए तय हुआ है कि आइंदा हफ्ते तीनों नामों पर एक साथ इत्तफाक कर लिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि वजीर आज़म इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम अभी तक फाइनल नहीं किए हैं। आज इस मामले पर जब शेरी मजारी से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका वाज़ेह जवाब नहीं दिया, मगर साथ ही ये भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट के बाद भी कानूनी तकर्रुरी के लिए कानून वक्त देता है। इलेक्शन कमिश्नर के नाम आ गए हैं वज़ीर आज़म साहब की तरफ से अपोजिशन लीडर को या भिजवा दिए गए हैं? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और अपोजिशन लीडर के पास होगा, बट अगर हमारे पास जिस तरह भी आए कंसेंसस के या अलहदा 3 पैनल्स आए दोनों साइड से, डिसीजन यहाँ कंसेंसस ऑलरेडी बनता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन तो गैरफाल हो जाएगा एक बार तो। नो, इट्स अ मैटर ऑफ, आपको पता है आपको डेज मिलते हैं आफ्टर द टर्म एंड्स। लीगली आपके पास एक टाइम पीरियड होता है इन विच टू अपॉइंट द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सो इट्स नॉट एन इशू। अगर उनकी हमें 6 तक है तो हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंडे वेडनेसडे कोई दिन भी हम करके ये कंसेंसस से तीनों पे इकट्ठे फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 3 नाम दे चुके हैं, मगर वजीर आजम की तरफ से नाम नहीं दिए गए हैं। इस हवाले से आज वजीर दिफा परवेज खटक का कहना था कि वजीर आजम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम फाइनल नहीं किए, मगर जल्द इत्तफाक राय से मामला हल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने कोई मशावरत की है? नया चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होंगे, नाम क्या है सर? अभी नाम नहीं है, इंशाल्लाह नाम सर चीफ इलेक्शन कमीशन के मामले में अभी क्या संजीदा है हुकूमत, क्योंकि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में फिर जगह सही ना हो। नहीं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कंसेंसस बन जाए। थैंक यू कब तक? जल्द। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्रुरी भी नहीं हो सकी है, यानी 6 दिसंबर के बाद इलेक्शन कमीशन के 5 में से 2 अरकान रह जाएंगे, जिससे इलेक्शन कमीशन के गैर फाल होने से आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। मुत्तहदा अपोजिशन ने इसी आईनी बहरान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्तों में इलेक्शन कमीशन और वफाक को फरीक बनाया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के बाकी 2 मेंबरान भी जनवरी में रिटायर हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा, जिससे इंतखाबात का पूरा सिस्टम रुक जाएगा। दरख्वास्त में कहा गया है कि पार्लिमानी कमेटी में नामों पर इत्तफाक न होने के बाद क्या होगा, इस पर आर्टिकल 213 खामोश है और आर्टिकल 213 की खामोशी से आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। इसलिए कमेटी में इत्तफाक राय ना होने के बाद वाहिद रास्ता सुप्रीम कोर्ट का है। अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, लेकिन हुकूमत इससे खुश नहीं है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि अपोजिशन का इलेक्शन कमीशन की तश्कील के मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना सरीहन बदकिस्मती होगी। अगर सियासतदान इतने नापुख्ता हैं कि इलेक्शन कमीशन के लिए एक शख्स पर इत्तफाक नहीं कर सकते, तो वो मुल्क के बड़े मसाइल पर क्या इत्तफाक राय पैदा करेंगे? फरीक़ैन अपनी अपोजिशन में नरमी लाएं और फैसला करें। अब ये हुकूमत की तरफ से बात की गई है, इससे पहले अपोजिशन वज़ीर आज़म पर तनकीद करती रही है कि वो अपोजिशन से बात नहीं करते। जो पहले इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान थे उसमें भी अपोजिशन की तरफ से मुसलसल ये तनकीद रही। अब जब नाम पर कंसेंसस नहीं हो रहा तो हुकूमत अपोजिशन पर को गिला कर रही है कि अदालत चले गए, ये बड़ी बदकिस्मती है। अब अगर इस दौरान नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं होती, 2 दिन बाद वो चले जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन के मामला कैसे चलेंगे? सब नज़रें अदालत पर लगी हुई हैं और ये अदालत पर अब अपोजिशन चली गई है तो अदालत फैसला करेगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर कानून पंजाब और नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह मंशियात स्मगलिंग केस में 5 माह से गिरफ्तार हैं, मगर अब तक उनका ना ट्रायल शुरू हुआ है, ना शवाहिद पेश किए गए हैं, ना ही उन्हें जमानत मिल रही है। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए भी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जाते। आज भी आसिफ अली जरदारी और शाहिद खान अब्बासी समेत 4 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए।
मगर राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए। आज लाहौर हाई कोर्ट में उनकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होना थी, वो भी नहीं हो सकी। आज की समाअत ना होने की वजह यह थी कि जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद छुट्टी पर थे। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स को नोटिस जारी किए थे और आज एएनएफ को मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करना था और अदालत को एएनएफ के जवाब का जायजा लेना था। अब राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत कब होगी इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। आज भी राना सनाउल्लाह की जमानत के हवाले से मामला नहीं हो सके। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम खबर है उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 40 अरब रुपए मिलने वाले हैं। ये पैसे बरतानिया से वापस आएंगे और एक सेटलमेंट के नतीजे में वापस आएंगे। और ये सेटलमेंट हुई है बरतानवी हुकाम और पाकिस्तान के मारूफ बिल्डर मलिक रियाज के दरमियान। ये बड़ी कामयाबी है। गुज़िश्ता रोज़ जारी होने वाले बरतानवी इदारे नेशनल क्राइम एजेंसी के बयान के मुताबिक एनसीए ने एक खानदान के साथ सेटलमेंट पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस खानदान की पाकिस्तान और दीगर मकामात पर बड़ी तादाद में जायदादें हैं। ये सेटलमेंट नेशनल क्राइम एजेंसी की मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ तहकीकात के नतीजे में अमल में आई है। यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि नेशनल क्राइम एजेंसी की मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ तहकीकात के नतीजे में अमल में आई है। एनसीए के मुताबिक अगस्त 2019 में मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 8 अकाउंट मुंजमद किए गए थे जिनमें 120 मिलियन पाउंड यानी 12 करोड़ पाउंड की रकम थी। इससे पहले दिसंबर 2018 में इसी तहकीकात के सिलसिले में 20 मिलियन पाउंड यानी 2 करोड़ पाउंड जब्त किए गए थे। आगे मजीद लिखा है कि एनसीए ने 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट की पेशकश कबूल कर ली है, जिसमें एक जायदाद वन हाइड पार्क पैलेस भी शामिल है जिसकी मालियत 50 मिलियन पाउंड यानी 5 करोड़ पाउंड है और तमाम पैसे मुंजमद अकाउंट्स में हैं। ये असासे पाकिस्तान को वापस कर दिए जाएंगे। अब जिस दिन ये सारा का सारा मामला सामने आया तो उसी दिन एसिड रिकवरी यूनिट की एक प्रेस रिलीज सामने आई। एसिड रिकवरी यूनिट की सरबराही इस वक्त करते हैं शहजाद अकबर साहब और उस प्रेस रिलीज में बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की वतन वापसी पर खुशी का इजहार किया गया और वही तफसीलात बताई गई जो एनसीए की प्रेस रिलीज में दर्ज थी, मगर कुछ इजाफा किया गया जो नेशनल क्राइम एजेंसी की प्रेस रिलीज में नहीं था। और वो इजाफा था एक जुमला जो 2 बार इस प्रेस रिलीज में शामिल किया गया कि यह सिविल मामला है और इसमें जुर्म का इर्तकाब साबित नहीं हुआ है। ये बात नेशनल क्राइम एजेंसी की प्रेस रिलीज में नहीं थी, मगर एसिड रिकवरी यूनिट की प्रेस रिलीज में शामिल की गई और 2 बार शामिल की गई कि यह सिविल मामला है और इसमें जुर्म साबित नहीं हुआ है। इसके अलावा एसिड रिकवरी यूनिट ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि जो जायदाद सेटलमेंट में दी गई है वो मार्च 2016 से पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की मिल्कियत में थी और फिर मलिक रियाज के खानदान को फरोख्त कर दी गई थी। अब ये वाली जो बात है ये भी नेशनल क्राइम एजेंसी, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की प्रेस रिलीज में नहीं थी, मगर एसिड रिकवरी यूनिट ने अपनी प्रेस रिलीज में डाल दी। साथ ही एसिड रिकवरी यूनिट की प्रेस रिलीज में यह भी लिखा है कि दोनों फरीकैन के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत सेटलमेंट की तफसीलात को खुफिया रखा जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि एसिड रिकवरी यूनिट ने अपनी प्रेस रिलीज में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज का नाम लिया है। तो क्या बरतानिया में उनसे तहकीकात की गई? यह बहुत अहम सवाल था। क्या उनके बहुत सारे अकाउंट्स मुंजमद होंगे, उनकी बहुत सारी जायदादें मुंजमद होंगी और होना शुरू हो गई हैं? इस खबर के लिए हमने मलिक रियाज और शहजाद अकबर से रब्ता किया, साथ ही हसन नवाज से भी रब्ता किया। तीनों को प्रोग्राम में आने और अपना मौक़िफ़ देने की मुसलसल दावत दी। शहजाद अकबर साहब से हम हुकूमती मौक़िफ़ मालूम करना चाहते थे कि क्या ऐसी हुकूमती कोशिशें हैं कि जिनकी वजह से ये सब अमल में आया और क्या वजह है कि हुकूमत इसकी तफसीलात अवाम के सामने नहीं रख रही। मलिक रियाज और शहजाद अकबर ने जवाब नहीं दिया, मगर हसन नवाज भी प्रोग्राम में नहीं आए। उन्होंने जवाब ज़रूर दिया कि इस सारे मामले से किसी किस्म का उनका ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, जब हमने उनसे पूछा कि ये प्रॉपर्टी तो आपकी थी 2016 तक जो कि आपने मलिक रियाज को बेची, तो उन्होंने कहा कि उनसे किसी किस्म की तहकीकात बरतानिया में इस हवाले से नहीं की गई है और पूछगछ तो दूर की बात, उनसे इस हवाले से नेशनल क्राइम एजेंसी ने राबता तक नहीं किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने ये जायदाद मॉर्गेज पे ली थी, यानी बैंक से कर्ज पर ली थी और फिर कैश में मैंने फरोख्त कर दी थी और यही मेरा कारोबार है। मार्च 2016 में 42 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 6 अरब 32 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दी गई थी। मुझसे यह जायदाद खरीदने और बेचने के हवाले से बरतानिया में कोई सवाल नेशनल क्राइम एजेंसी ने या किसी और ने नहीं किया है और बेचने के बाद मेरा इस जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं है और मामला तो 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट का है, जबकि मेरी तरफ से बेची गई जायदाद तो सिर्फ 42 मिलियन पाउंड की थी। एनसीए की प्रेस रिलीज सामने आने के बाद हमने मलिक रियाज साहब से रब्ता किया, उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं आए, ना ही उन्होंने जवाब दिया। अलबत्ता उनके ट्वीट ज़रूर सामने आए जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग एनसीए की रिपोर्ट को ट्विस्ट देकर मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं।
मैंने अपने कानूनी और जाहिर करदा जायदाद बरतानिया में फरोख्त की है ताकि 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट को अदा कर सकूं। उन्होंने मजीद लिखा कि एनसीए की प्रेस रिलीज कहती है कि सेटलमेंट एक सिविल मामला है और इसमें कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जिस केस का मलिक रियाज हवाला दे रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की 460 अरब रुपए की पेशकश कबूल करते हुए नैब को रेफरेंस दायर करने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि मजमूई तौर पर 460 अरब रुपए की रकम 7 साल के दौरान अदा की जाएगी। साथ ही अदालत ने वाजे किया था कि रकम अदालत में जमा होगी और फिर उसको कानून के मुताबिक जिसको देनी है हम देंगे। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं अब ये हुकूमत बता सकती है। शहजाद अकबर साहब को हमने कोशिश की प्रोग्राम में लाने की, वो प्रोग्राम में नहीं आए। ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। शहजाद अकबर साहब, मलिक रियाज हुसैन साहब या फिर हसन नवाज आकर इस प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ आज या कल दे सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जज अरशद मलिक वीडियो केस के अहम किरदार नासिर भट्ट ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से उनकी दस्तावेज़ात ना करने के खिलाफ, दस्तावेज़ात कबूल ना करने के खिलाफ, अटेस्ट ना करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की। इस मौके पर अदालत की हिदायत पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने एक सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट पढ़कर सुनाई, जिसमें लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का जवाब शामिल था। इसमें बताया गया कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने नासिर भट्ट की दस्तावेज़ात की तस्दीक से इनकार किया है। एसओपी के तहत सियासी नौइयत की दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं की जाती। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि नासिर भट्ट की दस्तावेज़ात की तस्दीक से इनकार एसओपी के तहत किया गया। इस मौके पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि क्या एम्बेसी जज बन जाएगी कि दस्तावेज़ात दुरुस्त हैं या नहीं, वो उसका फैसला करेगी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेज़ात दुरुस्त हैं या नहीं ये तो ट्रायल कोर्ट ने तय करना है। इस मौके पर नासिर भट्ट ने अदालत को बताया कि 2 बयान हल्फी हैं जिनकी तस्दीक की दरख्वास्त की गई है। जज अरशद मलिक वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो लंदन से कराई गई है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी की तो तस्दीक करनी पड़ेगी, इसे कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने नासिर भट्ट के वकील से पूछा कि आप फॉरेंसिक रिपोर्ट की तस्दीक क्यों चाहते हैं, जिसमें नासिर भट्ट के वकील ने जवाब दिया कि जो दस्तावेज़ात भी बैरून मुल्क से पाकिस्तान आनी हैं वो यहाँ पहुँचने का एक तरीक़ाकार है। इस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नासिर भट्ट की दस्तावेज़ात की तस्दीक से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट पीर तक दाखिल करने के लिए मोहलत दे दी और समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अब अहम बात यह है कि जज वीडियो केस के अहम किरदार नासिर भट्ट खुद इस केस में सामने आ चुके हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में बरतानिया की 2 फॉरेंसिक कंपनियों की रिपोर्ट जमा करा चुके हैं, जिनमें दावा किया गया है कि ये वीडियोस दुरुस्त है, मगर पाकिस्तानी हाई कमीशन इन दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं कर रहा है। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ का तो ये दावा है कि जज अरशद मलिक को उल्टा नून लीग ने ब्लैकमेल किया था, तो ये दस्तावेज़ात को फौरी तौर पर कबूल करके, अटेस्ट करके अदालत के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा, ये सवाल अपनी जगह पर पैदा हो रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आज के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।